हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा जो टॉपिक है हाउ टू क्रैक इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, दूसरी वीडियो है। उसी पार्ट्स में कुछ और टिप्स देता हूँ, इसमें बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आप तैयार रखें। तो एक चीज़ मैं सदा से ही कहता रहा हूँ कि आप इंटरव्यू को और रिटन प्रिपरेशंस को कभी भी सेपरेट करके ना चलें। उसी समय पे जब आप रिटन के लिए तैयारी कर रहे हैं उसी समय पर आप इंटरव्यू को साथ लेकर चलें। किन लोगों के लिए इंटरव्यू सदा ही आसान रहता है, उनके लिए आसान रहता है जो एक्सप्लेनेशंस अच्छे से करना जानते हैं। जनरल स्टूडेंट सोच रहा होता है कि सर एक्सप्लेनेशंस तो हमारा बहुत वीक है, कहीं से नहीं आता। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका नेट क्वालिफाई हो तो आप पढ़ाना शुरू करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि सर इंटरव्यू का कोई ऐसा शॉर्टकट क्राइटेरिया दे दो कि तुरंत से सिलेक्शन हो जाए। तो इसकी बेसिकली क्या होती है, प्लानिंग, शॉर्ट प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दो होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मेरे हर उस स्टूडेंट ने कामयाबी पाई सिलेक्शन में जो मेरा अब तक का अनुभव कहता है, जिन्हें मैंने एक सलाह दी और उन्होंने ये सलाह मान ली। कौन सी सलाह? जैसे उनका नेट क्वालिफाई हुआ तो मैंने उनसे तुरंत से कहा कि आप पढ़ाना शुरू कर दें। बच्चे कह रहे होते हैं सर हम तो पीएचडी कर रहे हैं। अरे भाई पीएचडी भी कर लो, आप क्या कर सकते हो, साथ साथ 1 घंटा पढ़ाने के लिए रख लो। जहां पे हैं आप, जहां से भी आप पीएचडी कर रहे हैं वहां पे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। पढ़ाने में भी आप ये कर रहे हैं कि अगर आप पॉसिबल हो तो ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाएं। अगर ज़्यादा अच्छा है, अगर आपकी कमांड ठीक ठाक है तो पीजी के बच्चों को पढ़ाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन पे पढ़ाएं। और अगर आपको लगता है कि हमारा ना तो बीएससी का कंसेप्ट अच्छे से आता है और ना ही हमें 12th का आता है तो 12th के बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाना दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है इंटरव्यू पास करने के लिए। मैंने क्या देखा है इतने लॉन्ग एक्सपीरियंस में, बहुत लंबा समय हो गया बच्चों के साथ इंटरेक्शन का। मेरा हर वो स्टूडेंट जो बेसिकली ट्रेंड कर रहा था बच्चों को, ट्यूशन के लिए बच्चे पढ़ा रहा था या पैशन में पढ़ा रहा था या कहीं ट्यूटरशिप कर रहा था, उनके लिए इंटरव्यू पास करना आसान रहता है। उन लोगों के बशर्ते जिन्होंने कभी भी पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ाना निश्चित तौर से शुरू कर दें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस, आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको बोर्ड फेस करना, ये सारे टेम्परामेंट आपको आने चाहिए। ऑनेस्टी का, आप कितनी ईमानदारी से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली पढ़ाना भी एक ईमानदारी का काम है, बशर्ते ईमानदारी इस सेंस में कि आप पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको वो चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पढ़ा नहीं रहे, वो आप प्रोफेशन के साथ ऑनेस्टी नहीं कर रहे हैं। तो ऑनेस्टी लाएं अपने प्रोफेशन में। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, कई बार तो ऐसा होगा कि जो बच्चों को आपने पढ़ाया है, जब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, आप पीएचडी कर रहे हैं उस समय पे, वो आपको कहीं ना कहीं गेन देता है। वहाँ पे बोर्ड पे भेज देते हैं तो आप पढ़ा चुके होंगे तो पहले से बोर्ड फेस करने की आपको आदत होगी, तो आपका हाथ उसी हिसाब से लिखेगा। आपकी जो शब्दों की होती है, कई बार क्या होता है बच्चा पहले से पढ़ाता नहीं, पहले वहीं पे पहले दिन जाके सोचता आज इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर दूंगा, लिखने बैठता है बोर्ड पे और छोटे छोटे से शब्द बना देता है। अब क्या होता है, वो जो बोर्ड के मेंबर है उन्हें दिखता ही नहीं वो, तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। आपकी लेखन शैली आपको अलग करती है। एक वीडियो में आगे दूंगा बच्चों को हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर, हाउ टू बिकम पीसीएस ऑफिसर। वहां तो खेल ही सारा का सारा लेखन शैली का है। अगर मैं कहूं कि बेस्ट टीचर कौन है तो मैं बेस्ट सुटेबल बेस्ट टीचर में किसको मानता हूं, मैं बताता हूं क्या उसके साथ होता है। आप चाहते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो आप कौन कौन सी क्वालिटी पैदा करें। एक सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आप फिनोमिनाओं को अच्छे से समझते हो, समझने के साथ साथ फिनोमिना क्या है वो आपको पता हो, फिर आपको ये पता हो कि फिनोमिना क्यों हो रहा है। फिनोमिना में अगर कोई एक्सपेरिमेंट यूज किया जा रहा है तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको पता हो और फिनोमिना के कंक्लूजन्स आपको पता हो कि ये फिनोमिना जो हो रहा है इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें, जैसे हमारा फोटोइलेक्ट्रिक कॉम्पटेन इफेक्ट का हम एग्जाम्पल लें तो प्लैंक थ्योरी को कन्फर्म कर रहा होता है। अब जैसे आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया तो यही पूछ लेगा कि इसके कंक्लूजन्स बता दीजिए, तो कंक्लूजन्स वही है कि प्लैंक थ्योरी को वेरिफिकेशन है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन रखती है, फोटोन के साथ एनर्जी h न्यू होती है। तो कई बार इंटरव्यू इसी तरीका से शुरू हो जाता है कि भाई आप ऐसी ऐसी चीज़ें बता दीजिए। मैं साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी शेयर करना चाहूँगा जो अभी मेरे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू था, उससे जो पूछे गए और मैं उनको क्वेश्चनों को शेयर करना चाहूँगा आपको।
वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा फेवरेट बुक हो गई है मेरी क्वांटम मैकेनिक्स, तो मैं शुरू करूंगा कि उससे क्वांटम में क्या पूछा गया। क्वांटम में उससे पूछा गया कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में बताएं अर्नफेस्ट थ्योरम क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे ही उसने अर्नफेस्ट थ्योरम बताई और बताने की ये कोशिश की कि जो एवरेज क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट होते हैं वो क्लासिकल रिजल्ट से कोइंसाइड करते हैं, तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या है। बच्चे ने बताना शुरू किया कि लार्ज क्वांटम नंबर्स के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट क्लासिकल में कन्वर्ट होने लगते हैं, मीन्स क्वांटम जो है वो क्लासिकल का पार्ट है। तो उन्होंने फिर उसमें जैसे स्टूडेंट ने फिर जवाब दिया कि जैसे जैसे हमारा क्वांटम नंबर बढ़ता चला जाता है तो जो एनर्जी गैप है उनके बीच में अंतराल हमारा घटता चला जाता है, जिससे क्या होता है एनर्जी लेवल हमारे कंटिन्यूस बन जाते हैं। तो इस आंसर को सुनने के बाद में बोर्ड के जो मेंबर थे उनका चेहरा एकदम से खिलखिला गया। चेहरा खिलखिलाने का मतलब है उन्होंने ये सोचा कि इसे क्वांटम मैकेनिक्स का सारा कुछ आइडिया है और यही चाहते हैं वो कि आपको आइडिया हो। और कैसे क्वेश्चन उससे पूछे गए, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्वेश्चंस में जैसे बुक उन्होंने पकड़ ली, एटॉमिक में शुरू किया उन्होंने, तो एटॉमिक में उन्होंने कहा कि आप एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट को पूरा समझाइए डिटेल में। बच्चे ने शुरू किया बताना। सबसे पहले कौन सा किसका है आपने सबसे पहले मॉडल, थॉमसन का, वाटरमेलन मॉडल जिसे कहते हैं। तो उसने बताना शुरू किया सर ये है मॉडल इसका। तो उन्होंने सबसे पहले उसमें यही पूछा इस मॉडल की कमियां बताइए। तो ये तो जानता था कि वाटरमेलन मॉडल जो है सबसे पहले आया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसमें कमियां क्या हैं। और मैं सदा इशारा देता हूं आपको किसी भी मॉडल या कुछ भी आपको पढ़ रहे हैं उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ बताओ, कमियां क्या हैं। क्योंकि अगर कोई थ्योरी ऐसी डेवलप हो गई होती कि उसमें कोई कमी नहीं थी तो फिर नई नई थ्योरी क्यों आती। थ्योरी आती नहीं इसलिए है क्योंकि कमियां होती हैं थ्योरी में, तो उससे बेटर कुछ आती है। फिर उससे तुरंत से पूछा गया आगे, फिर उसने कहा सर वो नहीं बता पाया, तो उसने सॉरी बोला, जो कि करना भी चाहिए। कोई बात उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको बोर्ड को बहुत अच्छा लगता है जब आप ऑनेस्टी से एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं। फिर उससे पूछा गया कि आप बताइए, इसके बाद में वाटरमेलन मॉडल के बाद में उससे पूछा गया कि आप बताएं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जब उसने समझाना शुरू किया कि अल्फा पार्टिकल का बीम डाला गया गोल्ड की थिन फॉइल पे, तो उस पर फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगते हैं कई बार। फिर इसमें क्या कमियां रह गई, उसकी कमियां बताओ, क्या क्या कमी थी। फिर उसके बाद में तुरंत से उससे पूछा गया कि बोर मॉडल बताइए, बोर क्या है। उसने बोर मॉडल बताया, तो बोर मॉडल को बताते बताते वो सीधे पूछने लगे कि बोर मॉडल में कमियां बताइए। और उसने बोर मॉडल में कमी बताई तो वो तुरंत से फिर सोमरफील्ड पूछने लगे। इसका मतलब क्या है, वो क्या चाहते थे कि आपको फिनोमेनाओं का सीक्वेंस पता हो। सबसे पहले वाटरमेलन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड के बाद में बोर का एटॉमिक मॉडल आया, बोर के बाद में सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल आया। तो आपको पता हो हर मॉडल की क्या कमियां हैं। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने अब आगे आगे फर्दर क्या स्कोप रहेगा। आपने सोचा कब इंटरव्यू पैनल वाला यहीं पर रुक जाएगा, बिल्कुल ना सोचें कि आगे ऐसे ही पूछने लगेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप बताइए इलेक्ट्रॉन स्पिन की क्या जरूरत है, हम क्यों माने कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। तो आपको थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों प्रूफ देने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल तो कहोगे कि जो ड्राक है वो क्वांटम मैकेनिकली बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट उसका होगा जिस पर स्पिन होगी। और स्कैन कर ले एक्सपेरिमेंट ये बताएगा कि इसका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन है। दो फिनोमेना जैसे ऐसे पूछ लेता है, दो फिनोमेना बताइए कि इलेक्ट्रॉन स्पिन को जो कंफर्म करते हो। तो आपको पता हो कि दो फिनोमेना जो हमारे हैं वो इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंफर्म करने वाले दो फिनोमेना हमारे जो बेहतरीन फिनोमेना जिन्हें कहूं, एक स्कैन कर ले एक्सपेरिमेंट और दूसरा कोई बताएगा क्लास में एनामोलस जीमान इफेक्ट। दो फिनोमेना ऐसे हैं जो केवल जब समझाए जा सकते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हाँप लें, नहीं तो इन्हें समझा ही नहीं सकते। जब हमारा बोर एटॉमिक मॉडल आया था तो इलेक्ट्रॉन स्पिन का कंसेप्ट नहीं आया था। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हर थ्योरी पे एक काम जाएं, उसकी सक्सेस और उसकी असफलताएं अनसक्सेस वो आपको पैरेलल पता हो। अगर आप इस चीज को नहीं जानते तो आप कभी अच्छे प्रोफेसर बन ही नहीं सकते।
क्यों? जब भी आप प्रोफेसर बनेंगे तो आपको इक्वेशनों को, इवेंटों को जोड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा वाटरमेलन मॉडल ये था और वाटरमेलन मॉडल इसलिए फेल हो गया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऐसा था, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल ऐसे दिया, इसलिए दिया, अब इसमें ये कमियां रह गई। बोर आ गए, बोर आ गए तो फिर आपको ये पता हो बोर कितने सफल रहे और बोर की सक्सेस कौन से एक्सपेरिमेंट से आई। जैसे क्वेश्चन देखो ऐसा पूछता है, बोर की सक्सेस के लिए अगर कहा जाए कि बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सक्सेसफुल है, तो आप बताइए कहां से आई। तो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको होता है वो आपको बताना होता है कि हमारा जो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है वो एटम के डिस्क्रीट सेट एनर्जी लेवल को कंफर्म करता है। बोर की सबसे बड़ी सक्सेस वहां से है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता। इंटरव्यू देने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, यही पता नहीं है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किसको कंफर्म करता है। बहुत पूछते हैं, आपने कोई थ्योरी दे दी, उस थ्योरी का मतलब जब तक बिल्कुल कुछ भी नहीं, कब तक नहीं, जब तक उस थ्योरी से कोई एक्सपेरिमेंट का कोई ऐसा ना है कि जो एक्सपेरिमेंट उसको वेरीफाई करता हो। और आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान मुझसे एक सवाल पूछ रहा होता है, सर हम थ्योरेटिकल रिसर्च करें, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें। एक कल स्टूडेंट से बात हो रही थी, बहुत लंबे समय बात होती रही, तो वो कहने लगा सर मेरा रुझान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज्यादा था, थ्योरेटिकल में कम था। अब मेरी कहानी उल्टी होने लगी है। मैं फ्यूचर के सभी विद्यार्थियों को, फ्यूचर के सभी साइंटिस्ट कम्युनिटी को ये आगाह कर दूं, आज की डेट में केवल वो फिजिसिस्ट बेस्ट है जो एक्सपेरिमेंटल में भी मजबूत है और उससे ज्यादा थ्योरेटिकल में। एक जमाना था कि आपके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आ गए, आपने जो चाहा वो लिख दिया उनके बारे में, अब वो जमाना नहीं। जब भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएंगे तो आपको उसे थ्योरी से कोरिलेट करना होगा। आपको थ्योरी के साथ उसको ये बताना पड़ेगा कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आप थ्योरी डेवलप करके दें उसकी। इसलिए फॉरेन में तो आज की डेट में रिसर्च कोलैबोरेशन शुरू हो गया है। क्या होता, 5 लोगों का पैनल बन गया, उसमें क्या होगा, 2 लोग थ्योरी के एक्सपर्ट होंगे, 2 पता चला एक्सपेरिमेंटल के एक्सपर्ट होंगे, और एक उन दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट को। और पता चला जितने भी नेचर में पब्लिकेशन आते हैं, जितने वर्ल्ड के टॉप ऑर्गेनाइजेशनों से पेपर आते हैं, रिसर्च पेपर, टॉप मोस्ट रिसर्च पेपर इसी ग्रुप से आ रहे हैं। अब ये पता चलने लगा है कि रिसर्च बेसिकली कोलैबोरेशन रिसर्च हो गई है। खासतौर से मैं उन्हें, उन बच्चों को आगाह करना चाहूंगा कि आप थ्योरी और एक्सपेरिमेंट को अलग अलग करके ना देखें। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एक चीज सदा याद रखना, एक कॉपी बना लें एक चीज की, कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट उनको वेरीफाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है, पूछेगा बताइए भाई डिफ्रैक्शन शो करता है, एक्सपेरिमेंट कौन सा शो करता है, एक्सपेरिमेंटल कहां से आया प्रूफ, तो आप सीधे डेविसन जर्मर जीपी थॉमसन पे चले जाएंगे। जब हम डेविसन जर्मर जीपी थॉमसन को ऐसे पढ़ते हैं कि ये फिनोमेना पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्यूरियोसिटी कभी पैदा नहीं होती, ना तो पढ़ाने में ना पढ़ने में। कब पैदा होने लगती है, जब हम ये सोच के पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है, इस फिनोमेना से ये कंफर्म होता है, तो आपकी क्यूरियोसिटी तुरंत से पैदा हो जाएगी कि भाई डिफ्रैक्शन शो कर रहा, तो देखें कैसे कैसे कर रहा है। क्या वंडरफुल फिजिक्स है, जिसे हम क्या बना रहे होते हैं, कचरा बना देते हैं। कचरा नहीं है फिजिक्स, फिजिक्स एक फिनोमेनाओं का इंटरलिंक्ड वो है। मैं कुछ क्वेश्चंस और बताता हूं मेरे स्टूडेंट से जो पूछे गए। एक क्वेश्चन उससे पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन तो इसमें पूछ लिए गए, फिर क्या करते हैं वो कि जैसा आपने एक बुक से बताना शुरू कर दिया, उन्हें पता चल जाता है इसको क्वांटम अच्छे से आती है, उसको ये भी पता चल जाता है क्वांटम के साथ साथ कि एटॉमिक इससे अच्छे से आती है, तो थर्मल में चले जाते हैं। मेरे एक स्टूडेंट से अभी क्वेश्चन पूछा, उससे पूछा पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट बताइए क्या है। अब वो डर गया पोरस प्लग के नाम से। फिर उन्होंने हिंट किया जूल थॉमसन इफेक्ट, वो बच्चे के दिमाग में भी तुरंत से स्ट्राइक किया। वो कहने लगा सर जूल थॉमसन इफेक्ट पूछ रहे हैं क्या। उन्होंने कहा हाँ जूल थॉमसन इफेक्ट। उसने बताया कि जब कोई गैस जो है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन पे जाती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है। तो बोर्ड ने तुरंत अगला क्वेश्चन यही दागा कि सदा फॉल ही होता है। तो उसने तुरंत से कहा सर हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। तो उन्होंने फिर उसका कॉज पूछ लिया, हीटिंग क्यों करता है। तो मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, हालांकि स्टूडेंट जितना मैं पढ़ाता हूं, जितना तैयार करके भेजता हूं, काश वो सब याद आ जाए। आता नहीं वहाँ याद, क्योंकि वहाँ बेसिकली क्या होता है कि जो पता भी होता है ना वो प्रेशर में उसे भी भूलते हैं। मुझे याद आ रहा है
कि कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे ही वहां से बोर्ड में से निकल के आते सब चीजें याद आती हैं जो वो पूछ रहे होते हैं और वहां बोर्ड में सब भूल जाते हैं। कई बार तो ब्लैंक हो जाता है ब्रेन का, ये लगता है कि भाई कुछ याद नहीं आ रहा इस समय पे। क्यों? उस प्रेशर को हैंडल करना हमें आना चाहिए। हालांकि वो कोशिश करते हैं कि आप कंफर्ट जोन में रहें। तो उससे जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि भाई ये जो हमारा फिनोमेना है ये हमारा हीटिंग इफेक्ट कब शो करता है, कूलिंग इफेक्ट कब शो करता है, इस तरीका के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अभी क्वेश्चन जैसे उससे पूछा कि दुनिया का सबसे मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन बताइए, तो उसने बता दिया कार्नोट हीट इंजन होता है दुनिया का सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन, उससे ज्यादा एफिशिएंट इंजन कोई नहीं बना। तो उसके साथ में पूछने लगे भाई बताइए कार्नोट हीट इंजन रिवर्सिबल साइकिल होती है, रिवर्सिबल होती है। इंटरव्यू दो तरीका से चलता है, 2 टाइप्स के, बल्कि मैं कहूँगा 3 पार्ट्स में चलता है। अच्छा इंटरव्यू पैनल वाला कभी भी क्वेश्चंस को, अगर मैं कहूं कि मैं किस बोर्ड ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, मुझे बोर्ड वो जो बच्चे को बोलने का स्कोप दे। इंटरव्यू 2 तरीका का होता है, एक फैक्चुअल इंटरव्यू किसे कहते हैं, बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पे बेस है, ये फैक्ट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता दिया आपने, ये फैक्ट पूछा है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताती है, आपने बता दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फैक्ट पूछा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, एंट्रोपी को डिफाइन करता है, फैक्ट पूछ लिया। अब कहेंगे कि बेस्ट कैसे लोकेट किया जाए, बेस्ट कैसे लेकर जाया जाए, कि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पूरा एक्सप्लेन करके समझाइए। अब आप शुरू करेंगे, एक सिस्टम लिया, सिस्टम को आपने हीट दी, अब आप हीट का हिसाब दे रहे हैं कि हीट कहाँ कहाँ गई, तो आप बताएंगे डी क्यू हीट दी, तो वो 2 कामों में खर्च होगी, एक इंटरनल एनर्जी के डी यू के बढ़ाने में और एक्सटर्नल वर्क डी डब्ल्यू करने में। तो आपको पता चला कि ये हमारा 2 जगह पे एनर्जी खर्च का हिसाब दे रहे हैं। हीट कहाँ कहाँ खर्च हुई है उसका हिसाब दे रहे हो, तो हीट एनर्जी है, तो एनर्जी का हिसाब दे रहे हो, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो बेसिकली क्या होता है, स्कोप छोड़ता है डिस्कस करने का। जैसे आपको स्कोप छोड़ना है तो आप छोड़ दें स्कोप में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताइए क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी साथ साथ बताइए, या आपने कहा बताइए इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपने स्कोप दे दिया खूब बोलने का। ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट पैनल अगर आपको एवेल्यूट करना चाहता है बहुत अच्छे से, तो सबसे अच्छे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आपको बोलने का मौका देता है पूरा। और अगर एवोल्यूशन थोड़ा फेयर नहीं हो पाता जब फैक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो आपने डिटेल पढ़ लिया वो तो आपके ब्रेन में सेट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मस्ट है। और फैक्ट कैसे होते हैं वो स्किप कर जाते हैं कई बार। लेकिन आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आप 3 पार्ट्स में इंटरव्यू को कैसे लेकर चलेंगे, आप 3 पार्ट्स में ऐसे लेकर चलेंगे, आपको फिनोमेनाओं को कोरिलेट करना आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद कॉम्पटेन इफेक्ट क्यों लिया जा रहा है, आपको पता हो कि कॉम्पटेन इफेक्ट के बाद हम पेयर प्रोजेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, और जब ये पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता हो ग्रेविटेशनल ड्रैग क्यों होती है। हमें साथ साथ वहीं पे ये पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल ड्रैग का कारण क्या है। हमें यह भी हो कि फोटोन के दोनों मास होते हैं, रेस्ट मास 0 और डायनेमिकल मास h/c²। हमसे जैसे पूछेगा भाई प्लैंक थ्योरी की सक्सेस बताइए कहां कहां है, आपने सोचा कि सर यही पूछेगा, नहीं, सबसे पहले तो ये पूछेगा प्लैंक को क्या जरूरत पड़ी है इस हाइपोथेसिस को देने की कि फोटोन के पास एनर्जी h होती है, क्यों। फिर आपको ये पूछ रहा है वहां कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हो गई, आपको डेवलपमेंट पता हो। जब मैं चीजों को ज्यादा अंदर से जाकर डिस्कस कर रहा होता हूं, बच्चे सोच रहे होते हैं सर क्यों पढ़ा रहे हैं, यही सब पूछे जाते हैं। पूछेंगे क्लासिकल की लिमिटेशंस बताओ क्या है, क्वांटम की क्या जरूरत पड़ी, पूछेगा ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में। एक वीडियो मैंने दी इसलिए बच्चों को कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस सीखें, एक वीडियो दे रखी है, हालांकि पूरे देश में वो काफी सराही भी गई और वो पता भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो वहां से आपको अगर इवेंट का मैं एक चीज जो बताना चाहूंगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक वेल मैनर में पढ़ाया जाता है। आपको पता चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे 1921 में नोबेल प्राइज आया है, उसके बाद ही फिर कॉम्पटेन को नोबेल प्राइज है कुछ सालों के बाद ही, फिर उसके बाद को आपको पता चलेगा एक क्रम आपको नजर आएगा नोबेल प्राइज का, और फिजिक्स का डेवलपमेंट आपकी समझ में आता रहेगा कि ऐसे डेवलप होगा। ये एक अच्छे टीचर के लिए, एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको इवेंटों को जोड़ना आना चाहिए। एक बात, फिनोमेना पता होने चाहिए। फिनोमेनाओं के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है
अगर कोई भी थ्योरी आई है, उस थ्योरी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए क्या इसके एडवांटेज रहे, किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और कंक्लूजन्स तो हर थ्योरी के पता ही हो। आप ये नहीं कह सकते, उन्होंने पूछा कि बताओ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको कोई क्यों सेलेक्ट करेगा अगर आप ये भी नहीं बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्रेक्शन को कंफर्म करता है, आपको कोई सिलेक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर आप ये बता देते हैं डिफ्रैक्शन को बताता है और फिर कहता है फिनोमेना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, अगर आप बता देते हैं तो फिर चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं बताते तो एग्जामिनर बियर कर जाएगा इस बात को कि चलो ये कम से कम ये तो जानता है कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन को शो करता है। लेकिन अगर आपसे डेविसन जर्मर पूछा, आप ये भी नहीं बता पाए कि इससे कंक्लूजन्स क्या है, ये भी नहीं बता पाए ये होता कैसे है, तो आप निश्चित तौर से सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर जाने वाले हो। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है सिलेक्शन का, सब पहले से तय होता है। आप कहां आपको एक्सक्यूज मिल सकता है, कहां आपको एक्सक्यूज नहीं मिल सकता। आप इंटरव्यू में जाते हैं, उसने पूछा प्लांक थ्योरी बताइए, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मिल सकता, कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप कैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाए जब आप प्लांक थ्योरी नहीं जानते, कैसे बना लिया जाए। लेकिन आप ये बताने लगे, उनसे वो पूछने लगे कि प्लांक थ्योरी में भी क्या कोई कमी है, वो एक्सक्यूज आपको मिल सकता है। तो एक्सक्यूज मिलने का और एक्सक्यूज नहीं मिलने का भी एक पर्टिकुलर पैमाना होता है, कहां टीचर माफ करता है कहां नहीं करता। बेसिक फंडामेंटल पर कभी माफी नहीं मिलती। अगर आपसे ये पूछने लगे कि श्रोडिंगर इक्वेशंस लिख दो, कभी माफी नहीं मिलेगी, आपको कोई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाने वाला है। लेकिन आपसे पूछे कि वेव फंक्शन बता दीजिए, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी बता दीजिए, कोई माफी नहीं मिलेगी। कहां मिल जाएगी? उसने आपसे पूछा हाइड्रोजन का रेडियल फंक्शन बताइए, माफी मिल जाएगी। थीटा पोर्शन पूछ लिया कि थीटा पार्ट का सॉल्यूशन क्या होता है, फाइव पार्ट का सॉल्यूशन क्या होता है हाइड्रोजन एटम में, माफी मिल जाएगी। किस पे माफी नहीं मिलेगी? इस बात पे माफी नहीं मिल सकती कि आप बेसिक मूलभूत बातों को नहीं बताते। आपको इस बात पे माफी नहीं मिल सकती इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर में कि आप श्रोडिंगर इक्वेशंस नहीं बताते, आप वेव फंक्शन नहीं बता सकते, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, प्लेन प्रोग्रेसिव की इक्वेशन नहीं लिख सकते, डी ब्रोगली वेवलेंथ कंसेप्ट नहीं बता सकते, नहीं माफी मिल सकती। आपको बताना ही होगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। तो मैं उन क्वेश्चनों को भी बता रहा हूं। हाँ, अगर आप इन चीजों को भी बताते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं कुछ चीजों से, ये तो आपको मिनिमम चाहिए। मीन्स अगर आप सपोज किया सिंपल बातें बता रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि उनकी नजरों में आप 50% हैं। फिर कुछ ऐसी चीजें बता दें कि जहां उस लेवल तक आपको चीजें पता हो। आपसे पूछा जाता प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बताइए, तो आपको पता हो कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कंसेप्ट ये है, इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है। फिर पूछता है इसके पीछे की फिजिक्स बताइए क्या है, कहां से आया ये कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी में और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछते हैं इंटरव्यू। लॉन्ग मैथमेटिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल को स्किप नहीं कर सकते। कहीं नहीं वो आपसे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का डेरिवेशन पूरा कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे। फिर आप कहोगे सर आप क्यों करा रहे हैं? क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि जहां तक आप रिजल्ट तक गए हो वहां तक आपको पता हो कि रिजल्ट आए कैसे। आप सोचे कुछ अप्लाइड क्वेश्चन कराने वाले हैं, बिल्कुल नहीं कराने वाले। कागज पेन उनके हाथ में होते हैं, बोर्ड सामने होता है, तो वो क्या करते हैं बोर्ड पर भेज देते हैं और बोर्ड पर डिस्कशन कराते हैं कई बार चीजों का, ये बना दीजिए, ये लिख दीजिए। और क्या होता है उससे होता है कि जो बोर्ड आगे बैठा है वो सारा का सारा देखता रहता है, आपका कॉन्फिडेंस, आप कैसे लिख रहे हैं, उस लिखने की स्टाइल, और आप किस तरीका से प्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टाइल। तो बोर्ड के का एनालिसिस में यही होता है। मुझसे अगर पूछा जाए कि सर गैग श्योर सिलेक्शन कैसे किया जाए, तो मैं बता देता हूँ कैसे सिलेक्शन का एक ऐसा टिप्स देता हूँ मैं आपको कि अगर आप इस चीज में कामयाब हो गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। देखो मैं बताता हूँ क्या है। एक सबसे महत्वपूर्ण है कि फिनोमेना आपको सब पता हो। जो भी उन्होंने कोई थ्योरी पूछी है, हर थ्योरी का तुम्हें यह पता हो कि ये इस थ्योरी का कंक्लूजन्स है और इस थ्योरी का डिसएडवांटेज ये है, मतलब ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ऐसी चीजें आपको पता हो। उसके अलावा जो सबसे डिफरेंट आपको करता है सिलेक्शन, जो आप जहां पे आप सिलेक्शन लेते हैं वो मैं बताता हूं कहां पे आप लेते हैं सिलेक्शन तब आपका श्योर हो जाता है जब उस फिजिक्स को आप दैनिक जीवन से कहीं जोड़ देते हैं।
सबसे जल्दी सिलेक्शन होता है। जब भी आप अपनी फिजिक्स की चीजों को, उसने कहा क्वांटम टनलिंग फिनोमेना होता है, आपने समझा दिया ये होता है। अब वो दैनिक जीवन से कैसे जोड़ जाए, वो पूछता है इसका सिद्धांत का कहाँ यूज कर रहे हो, आप तुरंत सीखें टनल डायोड में करते हैं। अगर आपने ये बताया टनल डायोड में यूज कर रहे हैं तो एग्जामिनर को ये पता है कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो आपको ये पता है कि इसका एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशन भी आप जानते हो। आप घर में ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर इंटरव्यू में पूछता है ऑसिलेटर बताओ एम्पलीफायर से कैसे बनता है, तो वो बेसिकली जैसे आप बताएंगे एक ना एक एक्सपर्ट पैनल में बैठा हुआ आदमी ये पूछ लेगा भाई ऑसिलेटर क्या घर में भी यूज हो रहा है, कहीं यूज करते हो इसे, रेक्टिफायर कहीं यूज करते हुए देखे हैं, डायोड देखा है, ट्रांजिस्टर देखा है। अगर आप अपनी उस फिजिक्स को दैनिक लाइफ के कहीं एक्सपेरिमेंटल चीजों से जोड़ देते हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर उन्होंने 4 सवाल ऐसे पूछ लिए कि आपने फिनोमेना एक्सप्लेन किया, आपने उस फिनोमेना का दैनिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता दिया, आपका 100% सिलेक्शन होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं, हमसे पूछ लेगा, हम बोलते हैं, हमारे पास तक ब्रेन तक कैसे जाती है, तो हमें पता हो कि ऐसा ऐसा होता है। मैंने इंटरव्यू में क्या देखा है, इंटरव्यू के जो जितने एक्सपीरियंस होल्डर लोग होते हैं वो दैनिक लाइफ में अपनी इस फिजिक्स के इंप्लीमेंटेशन को चाहते हैं कि बच्चे को आता हो। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट चाहते हैं कि उसे थ्योरी पता हो, थ्योरी के बाद जो थ्योरी की सपोर्ट है वो पता हो, थ्योरी अगर कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है वो पता हो। लॉन्ग मैथमेटिक्स में उनका यकीन नहीं होता, आप लॉन्ग मैथमेटिक्स को स्किप करके जा सकते हैं। आप सोचने लगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन तो वो आपसे लिखवा सकता है, लेकिन अगर आप उससे पूछें कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के डेरिवेशन आपसे कराने वाला है या हाइड्रोजन एटम के डेरिवेशन को कराने वाला है, बिल्कुल नहीं कराने वाला। क्या पूछेगा, वेव फंक्शन बता दीजिए, एनर्जी आइगन वैल्यू बता दीजिए, एनर्जी आइगन वैल्यू किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, एनर्जी लेवल कहाँ इक्वली स्पेस होते हैं, कहाँ अनइक्वली स्पेस होते हैं। आप मुझसे सोच रहे होगे सर बार बार क्वांटम पे ही क्यों जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो क्वांटम में ही ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं कोई ना कोई तो एग्जाम्पल लेके चलूंगा ही। एक मैंने लगातार सीरीजें दी हैं, मैं आगे भी दूंगा कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए मैं बेस्ट 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज दूंगा आगे, जो 100 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो खासतौर से ये भी जो उन बच्चों को डेडिकेट करता हूँ जो इंटरव्यू में लगातार फेल हुए हैं, जिन्होंने जीवन के अंदर रिटन एग्जाम पास किए, जो जीवन में आगे बढ़े, लेकिन बहुत बार इंटरव्यू में फेल होते हैं, कॉन्फिडेंस उनका डाउन होता है और वो जीवन में ये मान लेते हैं कि हमारी किस्मत में शायद ये नहीं था। कुछ ऐसे बच्चों को डेडिकेट करता हूँ कि जो लोग बिल्कुल हिम्मत हार के बैठ गए हैं कि उनसे इंटरव्यू पास नहीं होगा। जो ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ, अगर इन ट्रिकों पर आप काम करते हैं, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट बचेगा कि अगर इन चीज़ों पर ध्यान रखेगा और उसका सिलेक्शन ना हो। लेकिन कुछ लोग सुन लेते हैं, सुनने के बाद फिर भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो इस चीज़ को निश्चित तौर से एक्सेप्ट कर लें कि हमें कमियां हैं। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो के मार्फत कि कमियां सभी में होती हैं। सेलेक्टर्स उन कमियों का लगातार कम करता जाता है अपनी कमियों को, और रिजेक्टर उन कमियों पर काम नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैं डिलीवर कर रहा था, ये निश्चित तौर से मोटिवेट करेगी उन बच्चों को जो इंटरव्यू में फेल हुए हैं, और कुछ बच्चे इन्हीं मार्गदर्शनों पर जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ इस पर चल के जीवन में सफल हो जाएंगे। और इस वीडियो की सार्थकता तभी होगी जब ये बच्चों की जिंदगियों में परिवर्तन दे। तो मेरा मिशन है कि बच्चों को मैं गाइड करता रहूँ। तो जो 2 वीडियो मैंने दिए ये इस पर मैं बता ही रहा था क्या क्या पूछा जाता है, और एक सीरीज दूंगा आगे, खासतौर से बच्चे बताएं जिनके इंटरव्यू पढ़ने वाले हैं आगे, वो बताएं तो मैं एक 100 वो जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ऐसे देखे, मेरे जैसे स्टूडेंट इंटरव्यू जाते हैं तो मैं टीचरों में कम बैठता हूँ, स्टूडेंटों में ज़्यादा बैठता हूँ। मैं अपनी ये भी बात बता दूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंटों से सदा सीखने को मिलता है। टीचर तो एक स्टैग्नेटेड दौर में पहुँच जाते हैं, स्टूडेंट से सीखने को मिलता है क्योंकि वो जाते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस होते हैं। मैं सदा पूछूंगा, जब भी आप लोग इंटरव्यू देंगे तो पूछूंगा मैं क्या क्या पूछा गया, जिससे क्या पता चलता है, मुझे भी पता चलता रहता है। बच्चे सोच रहे होते हैं सर हमें क्यों पका रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं हमारे इंटरव्यू में, सर का क्या इंटरेस्ट है। सर का केवल एक इंटरेस्ट होता है और दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं, बच्चों का इंटरेस्ट। और बच्चों का इंटरेस्ट जब सर्व होता है जब टीचर को पता होगा पूछा क्या जा रहा है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं बोर्ड में, जहाँ भी मैं बोर्ड के पैनलों में बैठा हूँ, वो मैं सब शेयर कर रहा था कि हम क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, और साथ साथ मैं ये भी शेयर कर रहा था कि किन किन चीज़ों को आप लेकर चलें जिससे आपको सफलता मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।